गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां। बेटा आपका 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें से 15वें चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था की, वो इसमें से हटा दी गई है। वर्तमान में जो करंट टॉपिक है वह है अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसके अलावा स्वदेशी और कौशल विकास, ये टॉपिक रखे गए हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की जो नवीन प्रवृत्तियाँ हैं या आर्थिक सुधार के अंतर्गत कौन सी प्रवृत्तियाँ अपनाई गई वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले उदारीकरण। सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाने के लिए जो उपाय लागू किए गए उन्हें उदारीकरण कहा गया। हमारी अर्थव्यवस्था में 19 जुलाई 1991 ईस्वी में नए आर्थिक सुधार अपनाए गए। आर्थिक सुधारों को अपनाने का कारण था हमारी अर्थव्यवस्था का पिछड़ना, हमारी अर्थव्यवस्था का दिवालियेपन की ओर बढ़ना, व्यापार घाटा बढ़ चुका था, भुगतान संतुलन बिगड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए सुधार अपनाए गए। विश्व बैंक और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उससे ऋण लेने की जब भारत ने मांग की तो उन्होंने भारत पर अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने और नवीन सुधारों को अपनाने का दबाव डाला। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वां संतान भी कहा जाता है। तो इस तरह जुलाई 1991 में हमने नवीन सुधारों को अपनाया। तो सबसे पहले जो नवीन सुधार है वह है उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ बेटा आप समझ चुके हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रण थे, सरकारी नियंत्रण और जो प्रतिबंध थे उनको समाप्त कर दिया गया, तो उसे उदारीकरण कहा गया। उदारीकरण को अपनाने के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए वो हम देख सकते हैं इस प्रकार। पहला, जुलाई 1991 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। उदारीकरण को अपनाने के बाद में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुई। तीसरा, सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई। व्यापार या व्यवसाय पर, अर्थव्यवस्था पर जो सरकार का नियंत्रण था उसको अब कम कर दिया गया, व्यापार को खुला छोड़ दिया गया। प्रतिस्पर्धा के लिए उत्पादन और व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाया गया, लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाया गया, जो नियम थे कठोर थी उनमें सरलीकरण किया गया। इसके अलावा विश्व व्यापार के लिए मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। तो इस तरह उदारीकरण क्या है? आर्थिक क्षेत्रों और नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है, जिसे भारत में उदारीकरण कहा गया। वस्तुत अर्थव्यवस्था में पश्चिमी अनुप्रयोगों को बिना सोचे समझे हमने लागू नहीं किया, बल्कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी झुकाव रखने के कारण एक दोराई पे आकर खड़ा हो गया था। तो ऐसी स्थिति में पीछे लौटना संभव नहीं था और इस स्थिति का फायदा किसने उठाया? पूंजीवादी देशों ने इसका फायदा उठाया। तो इस तरह भारत विश्व मंच पर आर्थिक उदारवाद के नाम पर एक नई प्रयोगशाला बनकर के सामने आया और हमारी विशाल जनसंख्या और उसमें भी सक्षम मध्यम वर्ग पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया, जिस सरकार ने वैश्वीकरण के नाम पर देश को बाजार का रूप दे दिया था। तो इस तरह हमने जो उदारवाद को अपनाया एक दबाव के रूप में अपनाया था, लेकिन इसके जो उदारवाद के जो परिणाम निकले वो सार्थक थे और इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिला। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है निजीकरण। निजीकरण का अर्थ होता है
अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटाई जाती है। इससे पहले जो अर्थव्यवस्था की मुख्य क्षेत्र थे उन पर सरकारी नियंत्रण था, लेकिन निजीकरण के बाद में सरकारी नियंत्रण में ढील दी गई और निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1990 तक अपनाई गई औद्योगिक नीतियों में अनेक उद्योगों को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र का ही घोषित किया हुआ था, आरक्षित किया हुआ था और इसके लिए कई उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता थी। लेकिन निजीकरण के बाद में अनेक परिवर्तन किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र का जो अनावश्यक विस्तार था उसको रोका गया और कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र को सौंप दिए गए। और 1991 की जो औद्योगिक नीति थी इसमें लाइसेंसिंग प्रक्रिया को लगभग समाप्त कर दिया गया। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण प्राप्त उद्योग थे इनकी संख्या में कमी आई और निजी क्षेत्र के उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद में जो तीसरा घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है, अर्थात एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। इसको अगर और सरल अर्थ में समझा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार राजनीतिक सीमाओं से बाहर होता है, अर्थात मुक्त व्यापार। जिससे पहले ये होता था कि एक देश की सीमा में दूसरे देश की वस्तु प्रवेश करती थी तो उस पर तटका लगाया जाता था, प्रतिबंध लगाया जाता था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। अब विश्व बाजार एक हो गया तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ाया। अब वैश्वीकरण के जो सहायक तत्व हैं या वैश्वीकरण के जो आयाम हैं, जिन तत्वों की सहायता से वैश्वीकरण बढ़ा तो वे हैं राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का प्रवाह। एक देश की वस्तु दूसरे देश में उपलब्ध होने लगी तो इसमें वस्तुओं का मुक्त प्रवाह किया गया। सेवाओं का मुक्त प्रवाह, हमारे देश के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, चाहे चिकित्सक है, इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, तो सेवाओं का मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण में संभव हुआ। तीसरा पूंजी का निर्बाध प्रवाह, बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं? जिनके निगम एक से अधिक देशों में होते हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। तो जो बहुराष्ट्रीय निगम है जहां देखते हैं कि उन्हें फायदा हो सकता है तो वे अपनी पूंजी किसी दूसरे देश में लगा करके नया कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। तो वैश्वीकरण से पूंजी का निर्बाध प्रवाह संभव हुआ। श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, हमारे देश के युवा खाड़ी देशों में काम के लिए रोजगार प्राप्ति के लिए जाते हैं तो वैश्वीकरण ने श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव बनाया। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह, प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक या ज्ञान, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसने वैश्वीकरण को संभव बनाया। वैश्वीकरण को सर्वाधिक फैलाने में इसी तत्व का योगदान है। प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह हुआ, एक देश की तकनीक दूसरे देश में पहुंचने लगी, उसका उपयोग किया जाने लगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन 1991 ईस्वी में हमने उन प्रतिबंधों को हटाया। हमने अपने बाजार को प्रतियोगिता के लिए खुला छोड़ दिया। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। विभिन्न देशों के बीच सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। अब वैश्वीकरण के लाभ क्या है या वैश्वीकरण की विशेषता क्या है? तो वैश्वीकरण के लाभों की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था का विकास। हालांकि हमने वैश्वीकरण को एक दबाव के रूप में अपनाया, एक मजबूरी के रूप में अपनाया, लेकिन वैश्वीकरण को अपनाने के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व की श्रेष्ठ 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो वैश्वीकरण के कारण हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। दूसरा है संपूर्ण विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार कर इसे अधिक कार्यकुशल बनाया गया है। जो संसाधन है उनका विश्व में एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है, तो एक वस्तु में और अधिक सुधार किए जा सकते हैं। जब प्रतियोगिता होती है तो हर कोई कंपनी चाहेगी कि उसकी वस्तु में अधिक अच्छी गुणवत्ता हो, तो संसाधनों का आवंटन कर इसे अधिक कार्यकुशल बनाया गया। तीसरा है उत्पादन लागतें गिरी है।
क्योंकि बहुराष्ट्रीय निगम उन देशों में जाके अपने निगम स्थापित करते हैं जहां पर श्रम उपलब्ध होता है, सस्ता श्रम मिलता है। सस्ता श्रम मिलेगा तो उत्पादन की लागतें गिरेगी और हमें कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध होगी। चौथा लाभ है उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रतियोगिता होने के कारण एक उपभोक्ता होता है, वह वस्तु खरीदता है जिसकी कीमत भी कम हो और गुणवत्ता भी अच्छी हो, तो गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और वैश्वीकरण की अपन बात करें, वैश्वीकरण की में सहायक कुछ संस्थाएं रही, जैसे कि विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो इनकी सहायता से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। ये जो संस्था है ये विश्व की व्यापार के लिए नियमों का निर्धारण करती है। हालांकि इसके द्वारा जो नियमों का निर्धारण किया जाता है विकसित देशों के अनुकूल होते हैं, इसमें विकासशील देशों का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन वर्तमान में व्यापार के जो नियम है इसी संस्था के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं स्वदेशी की अवधारणा। स्वदेशी का अर्थ, स्वदेशी का अर्थ होता है स्वयं के देश का। स्वदेशी की अवधारणा भारत की आर्थिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ करने से संबंधित है। बदलते परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी शब्द का अर्थ होता है भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए। आज वर्तमान समय में स्वदेशी की अवधारणा स्वयं के देश की कंपनियां और उद्योग जो उत्पादित करते हैं उनसे ली जाती है। वर्तमान में टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, निविया, पतंजलि आदि के उत्पाद भारत में स्वदेशी उत्पादों के उदाहरण हैं। स्वदेशी की अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नया शब्द नहीं है। स्वदेशी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी का प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किए उसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर उन्होंने जोर दिया और स्वदेशी की अवधारणा को उन्होंने एक प्रेरणादायक शब्द के रूप में परिवर्तित कर दिया। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत स्वशासित ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। और भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे। 1990 के दशक के आरंभ से शुरू हुए वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में कुछ समय के लिए स्वदेशी शब्द अपनी उपयोगिता खो बैठा। लेकिन बाद में राष्ट्रों को अनुभव हुआ कि व्यापार संगठन के नियमों की विकसित देश खुद अनदेखी करते हैं, बल्कि खुद अपने देश में स्वदेशी प्रयोग करते हैं और जो विकासशील या अविकसित राष्ट्र हैं उन पर मुक्त व्यापारिक बाजार व्यवस्था के लिए जोर देते हैं। तो इससे क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, तो जो कुटीर उद्योग धंधे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों के कारण हमें अपने दरवाजे विदेशी कंपनियों पर के लिए खोलने पड़े, उन पर जो नियंत्रण था वो हमने समाप्त कर दिया। तो न्याय संगत वैश्वीकरण के अभाव में, यानी जो वैश्वीकरण के जो प्रमुख संगठन है विश्व व्यापार संगठन, उसके नियम विकसित देशों के अनुरूप है। तो न्याय संगत वैश्वीकरण के अभाव में वर्तमान में फिर से स्वदेशी की अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है। स्वदेशी की अवधारणा को अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। स्वदेशी की भावना एक सामाजिक आर्थिक क्रांति उत्पन्न करती है, देशवासियों में देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जगाती है, राष्ट्रवाद की भावना जगाती है। तो स्वदेशी से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभ अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते अपन स्वदेशी की अवधारणा से क्या होगा, हम भारतीय कंपनियां या उद्योग जो वस्तुएं निर्मित करेंगी उसी को हम अपनाएंगे, तो इसी भारतीय उद्योगों के विकास के लिए अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। सबसे भारतीय उद्योगों का विकास होगा। अब जाहिर है भारतीय उद्योगों का विकास होगा तो इससे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, घरेलू उत्पाद बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तीसरा है जो स्वदेशी की अवधारणा है, घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयातों में कमी आएगी और निर्यात बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में
आयातों में कमी आने के कारण क्या होगा, हमारी जो मूल्यवान विदेशी मुद्रा का भंडार है वो कम नहीं होगा। इसके अलावा भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो भारतीयों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, भारतीय उद्योगों का विकास होगा और भारतीयों को रोजगार के अवसर प्राप्त पड़े होंगे। स्वदेशी को अपनाने से धन निष्क्रमण पर रोक लग जाएगी। बहुराष्ट्रीय निगम जो भारत में आकर अपने निगम स्थापित करते हैं और भारत से बहुत सारा मुनाफा कमा करके लूट जाते हैं। तो जब हम स्वदेशी कंपनियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अपनाएंगे तो इस धन निष्क्रमण पर रोक लगेगी। पांचवा, देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। संकट काल की स्थितियों में अगर हम अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। इसके अलावा स्वदेशी को अपनाने से राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी। राष्ट्रवाद देश के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। ये कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती है, सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए। कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते हैं। चीन की अपन बात करते हैं, चीन के साथ भारत का व्यापार है तो चीन हमारे से व्यापार करने में हमें व्यापार घाटा होता है, चीन लाभ की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में और फिर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो ऐसे राष्ट्रों पर हम दबाव बना सकते हैं, स्वदेशी को अपना करके हम उन्हें जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह स्वदेशी के महत्वपूर्ण लाभ है। स्वदेशी पर बेटा प्रश्न बन चुका है, स्वदेशी से क्या से है और स्वदेशी के लाभ बताइए। तो स्वदेशी के परिप्रेक्ष्य में ये समझना चाहिए कि उदारीकरण, भूखंडीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर देश के मानव और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं होना चाहिए। संसाधनों का उपयोग हमें इस प्रकार करना है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा सकें। हालांकि वैश्वीकरण की अवधारणा हमारी संस्कृति में नई नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है कि संपूर्ण विश्व ही अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, अर्थात संपूर्ण धरा ही एक परिवार है, एक कुटुंब है। तो अपन वर्तमान में यूरोप और अमेरिका से वैश्वीकरण को जिस रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है, केवल मुनाफा कमाने पर आश्रित है। तो स्वदेशी की अर्थव्यवस्था या स्वदेशी की अवधारणा के अंतर्गत सभी व्यक्ति, परिवार और समाज राज्य के कल्याण में समस्त विश्व के कल्याण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम सभी व्यष्टि से समष्टि की ओर जा सकते हैं। स्वदेशी की अपना अवधारणा को अपना करके हम राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू।